Hello friends, I am Kirti and in this video we will discuss practice paper 23 by Dr. Ranjit Singh. So guys, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए और यूपीटीसी टीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उन्हें इस सीरीज़ की सभी वीडियोस मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 23। प्रैक्टिस पेपर 23 का पहला क्वेश्चन देखिए, हु रोट द पोएम द बार्ड। ठीक है, द बार्ड पोएम किसने लिखी थी? सो द बार्ड पोएम लिखी है टॉमस ग्रे ने। सो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द बार्ड इज़ वेरी फेमस पोएम। नंबर 2 देखिए, विच टाइप ऑफ पोएम इज़ द बार्ड। जो द बार्ड है वो किस प्रकार की पोएम है, यानी कि उसका जो लिटरेरी फॉर्म है वो क्या है। सो ये एक ऑड है, तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑड। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, विच टाइप ऑफ ऑड इज द बार्ड। अब जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो द बार्ड है वो किस टाइप की ऑड है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे बना, यहाँ पर द बार्ड के बारे में ही 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि बार्ड किसने लिखी थी। सो हमारा आंसर हो गया टॉमस ग्रे ने लिखी थी। बार्ड की फॉर्म क्या है, सो ये एक ऑड है। एंड जो ऑड है तो ऑड में भी किस टाइप की ऑड है, यानी कि ऑड की फर्दर कैटेगरी होती हैं, जैसे कि पिंडारिक ऑड, हॉरेशियन ऑड, है ना, और इंग्लिश ऑड। तो ये एक पिंडारिक ऑड में लिखी गई है ये पोएम। सो आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पिंडारिक ऑड। और ये पिंडारिक ऑड का बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि टॉमस ग्रे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द पोएम द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी भी इसी कैटेगरी में आती है। ये भी बहुत फेमस पोएम है जो कि लिखी गई टॉमस ग्रे के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टॉमस ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, which figure of speech is mostly used by Thomas Gray in his poem Elegy written in a country churchyard। ठीक है, तो Elegy written country churchyard is a very famous elegy in English literature written by Thomas Gray। तो इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का इन्होंने यूज़ किया है टॉमस ग्रे ने। सो मोस्टली यूज्ड बाय इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का। सो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन विच पोएम द लाइन द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव अकर। ये जो लाइन्स है, द पाथ ऑफ द ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, ये किस पार्टिकुलर पोएम से ली गई है। सो ये बहुत फेमस लाइन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये भी एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाई टॉमस ग्रे की पोएम से ये लाइन ली गई है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच टाइप ऑफ पोएम विलियम कॉलिंस इज़ फेमस। अब विलियम कॉलिंस हैं वो किस टाइप की पोइम्स के लिए फेमस हैं, किस टाइप की पोइम्स के लिए जाने जाते हैं। तो इनको भी ऑड लिखने के लिए जाना जाता है। ये इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ऑड्स लिखी हैं, तो इन्हें ऑड के लिए जाना जाता है। तो आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑड। जैसे कि इन्होंने ऑड लिखी है एक ऑड टू इवनिंग, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु कंपोज द पोएम ऑड टू इवनिंग। ये बहुत फेमस ऑड है विलियम कॉलिंस के द्वारा। सो आपका यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, विलियम कॉलिंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द पोएम ऑड टू सिंप्लिसिटी। या ऑड टू सिंप्लिसिटी भी एक बहुत फेमस ऑड है जो कि विलियम कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है। सो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, विलियम कॉलिंस। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द पोएम हाउ स्लीप द ब्रेव, है ना। ये वाली जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पोएम भी विलियम कॉलिंस की है। सो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाइपरबोल इज ए रिमार्केबली एग्जारेटेड स्टेटमेंट और आइडिया मीन टू बी टेकन फिगरेटिवली रादर देन लिटरेरी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हाइपरबोल हो जाएगा। हाइपरबोल एक एग्जारेटेड स्टेटमेंट और आइडिया होता है। सो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टोरी इज़ नॉट अ स्टोरी विदाउट, यानी कि एक स्टोरी होती है वो किसके बिना एक स्टोरी नहीं होती। तो यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर पॉइंट बताने हैं इसके आंसर में, बताइए।
तो दो हो जाएंगे यहाँ पे। प्लॉट पहले में आ जाएगा प्लॉट और दूसरे में आ जाएगा करेक्टर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, कोई भी स्टोरी नहीं हो सकती बिना प्लॉट के और बिना करेक्टर के। जब तक किसी स्टोरी में करेक्टर्स नहीं होंगे, कोई प्लॉट नहीं होगा, तो वो स्टोरी बताओ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो आपका ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया शायद, 13 रह गया हमारा। हाँ, when a story is interpreted and launched to an event that occurred in the past, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लैशबैक। फ्लैशबैक इज ए मोमेंट होता है इन विच लाइनियर स्टोरी इंटरप्ट हो जाती है। सो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, आपका ए सही हो जाएगा, फ्लैशबैक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ भी डैश खाली स्थान है, इज द मोस्ट ड्रामेटिक मीनिंगफुल एंड सस्पेंसफुल मोमेंट इन द स्टोरी। ठीक है, मोस्ट ड्रामेटिक मीनिंगफुल एंड सस्पेंसफुल मोमेंट इन द स्टोरी, इट इज़ ए पॉइंट, कौन सा होता है ना, सस्पेंसफुल जो मोमेंट होता है वो होता है क्लाइमैक्स। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्लाइमैक्स आ जाएगा यहाँ। Climax is the most dramatic, meaningful and suspenseful moment in the story. It is a point when a story reaches a breaking point, ठीक है, when something or someone must change। कहते हैं ना कि यार अब क्लाइमैक्स चल रहा है, अब हम छोड़ नहीं सकते ये ड्रामा। तो क्लाइमैक्स वो वाला पार्ट होता है जो मोस्ट मतलब मीनिंगफुल एंड सस्पेंसफुल पार्ट होता है पिक्चर का, कि अब क्या होगा इस पिक्चर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रिपीटिशन ऑफ ए सर्टेन साउंड है ना, एक सर्टेन साउंड के रिपीटिशन को क्या बोलेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स और फ्रेजेस। ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ ए सर्टेन साउंड, एक ही साउंड का बार बार रिपीटिशन होता है, उसको हम एलिटरेशन बोलेंगे। तो बी आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, द फर्स्ट नोन यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज वाज बाई हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इसको टिक लगा लेना। यानी कि सबसे पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किसने किया, और या फिर ये कह लो कि मतलब ब्लैंक वर्ड्स को कॉइन किसने किया। तो दोनों ही स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने सबसे पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था, ब्लैंक वर्ड्स को कॉइन किया था इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और अपनी पोएम अपने एपिक में इन्होंने इसका यूज़ किया था, क्योंकि इन्होंने एनीड का ट्रांसलेशन किया था। एक्चुअली एनीड वैसे तो वर्जिल का वर्क है, जो लैटिन पोइट हैं, उनके वर्क को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1540 में। ठीक है, 1540 में, तब इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था, तब से इंग्लिश में ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। तो इन्होंने, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 1561 प्ले डैश by Thomas Norton and Thomas Sackville was the first English play to use blank verse। ठीक है, 1561 में गॉर्बोडक प्ले लिखा गया टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सेकविली के द्वारा, जिसमें कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपने देखा अर्ल ऑफ सरे ने यूज़ किया, इसके बाद नॉर्टन एंड टॉमस सेकविली के जॉइंट वेंचर आया गार्बोडक। ये फर्स्ट ट्रेजेडी भी मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की, गार्बोडक। तो ये 1561 में आई थी, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, फर्स्ट ट्रेजेडी है इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यूज ऑफ हीरोइक कपलेट वाज पाइनियर्ड बाई जॉफरी चौसर इन डैश एंड द कैंटरबरी टेल्स। सो हीरोइक कपलेट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था जॉफरी चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर में, उनका अपने फेमस वर्क लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। सो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द ऑटोमा रिमा स्टैंजा इन इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ 8 आइम्बिक लाइन्स यूजुअली। ठीक है, जो ऑटोमा रिमा स्टैंजा होती है इंग्लिश में, वो कंसिस्ट करती है 8 आइम्बिक लाइन्स पर, यूजुअली आइम्बिक पेंटामीटर, जो कि पेंटामीटर में होती है, आइम्बिक पेंटामीटर में होती है। ठीक है, 8 लाइन की। नेक्स्ट देखिए, ऑटोमा जो रिमा है उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो उसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी सी सी सी। सो आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर देखिए 21, वॉट डज द पोर्टर से दैट ड्रिंकिंग कॉजेज। तो जो पोर्टर था क्या कहता है जब वो ड्रिंक कर लेता है उस समय, तो वो कहता है ए रेड नोज
स्लीप, यूरिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, ये सब बोलता है वो, सब बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22, हु किल्स द सर्वेंट हु लुक गिल्टी ऑफ द मर्डर। सर्वेंट्स को कौन मार देता है? जो मर्डर के गिल्टी बताए जा रहे थे उन्हें मैकबेथ मार देता है। ठीक है, क्या किया था, डंकन का मर्डर करके सर्वेंट्स के ऊपर आरोप लगा दिया। फिर जब जो सर्वेंट्स गिल्टी थे वो कुछ बता ना पाए, कुछ बोल ना पाए, उससे पहले ही मैकबेथ ने उनको भी मार दिया, जिससे कि वो कुछ बोल ही ना पाए, तो मैकबेथ ने उनको मार दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज लेडी मैकबेथ पब्लिकली रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ द मर्डर। कैसे लेडी मैकबेथ पब्लिकली रिएक्ट करती है मर्डर पर, डिंकन के मर्डर पर। शी सेज इट इज़ हॉरिबल, क्या कहती है वो, इट इज़ हॉरिबल एंड प्रीटेंड टू फेंट, और मूर्छित होने का ढोंग करती है। सो आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, वाई डू मालकॉम एंड डोनाल्ड बेन रन अवे। मालकॉम एंड डोनाल्ड बेन क्यों भाग जाते हैं कोर्ट से, राज दरबार से वो भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अब डंकन को अगर मार दिया है तो हमें भी मारा जा सकता है। सो वो लोग भाग जाते हैं। सो आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दे फियर दैट दे आर नेक्स्ट टू बी मर्डर, कि अब उनका ही नंबर आने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज मैकबेथ नेम्ड किंग इंस्टेड ऑफ, वाई इज मैकबेथ नेम्ड किंग इंस्टेड ऑफ डंकन सन एंड हियर मालकम। मैकबेथ जो किंग की बजाय, क्वेश्चन नंबर देखिए 25, वाई इज मैकबेथ नेम्ड किंग इंस्टेड ऑफ डंकन सन एंड हियर मालकॉम। डायरेक्टली मैकबेथ मालकॉम को राजा कह के बुलाता है, क्यों? क्योंकि ना जब वो भाग गया था ना डर की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसे अपना गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने बड़ा गलत किया कि राजा को मार दिया, कि उसके बच्चे भी मुझसे अब डर रहे हैं। सो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मालकॉम फ्लाइट मेक्स हिम लुक गिल्टी, गिल्टी फील करा देती है उसको मालकम की फाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज बैंको वंडर अबाउट द विचेस प्रोफेसी। जो बैंको था वो विचेस की प्रोफेसी के ऊपर वंडर क्यों करता है? क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसके बच्चे भी कभी राजा बनेंगे, तो वो ऐसे सोचता है कि इफ़ हिज डिसेंडेंट विल रियली बिकम किंग, क्या वाकई में राजा बनेंगे मेरे बच्चे, वो सोच में पड़ जाता है बेचारा। क्वेश्चन देखिए 27, हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट बैंको। मैकबेथ बैंको के लिए क्या फील करता है? वो फील करता है, मतलब वो ये सोचता है कि अगर इसके बच्चे राजा बनेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा लॉस हो जाएगा। सो ही फियर्स दैट वेंको एंड हिज सन विल कट शॉर्ट हिज रेन, कि वो तो उसका नुकसान कर देंगे। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 28, व्हाट डज मैकबेथ हायर 3 मैन टू डू। मैकबेथ 3 लोगों को हायर करता है। एक्चुअली जो मर्डर होते हैं पैसे दे के, जैसे हम किसी को मर्डर कराना होता है, ऐसे वो 3 लोगों को हायर करता है उन दोनों का मर्डर कराने के लिए। किसका? बैंको का एंड बैंको के बेटे का मर्डर कराने के लिए। ठीक है, सो किल बैंको एंड हिज सन। सो इसलिए आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। बैंको को मारने के लिए और उसके बेटे को मारने के लिए वो 3 लोगों को हायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, डज लेडी मैकबेथ थिंक दिस मर्डर ऑफ बैंको। क्या लेडी मैकबेथ सोचती है इस मर्डर के बारे में, बैंको के मर्डर के बारे में, एंड हिज सन आर नेसेसरी, या और उसके सन के बारे में? नो, बट सी विल हेल्प हिम इफ़ ही डज। वो तो ऐसा नहीं सोचती, लेकिन हाँ वो ये कहती है कि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसकी हेल्प करेगी। सो आपका यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, डू द एशियंस सक्सीड इन किलिंग बैंको एंड फ्लियंस। क्या वो जो एशियंस थे वो सक्सीड हो जाते हैं किलिंग बैंको को मारने में और फ्लियंस को मारने में? मतलब जो उसने 3 आदमियों को भेजा था, सो मतलब बैंको को तो वो मार देते हैं, लेकिन जो फ्लियंस होता है ना वो भाग जाता है, बच के निकल जाता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दे किल बैंको, बैंको को मार देते हैं बट फ्लियंस एस्केप्स, वो बच जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डज मैकबेथ फील? मैकबेथ क्या फील करता है अबाउट फ्लियंस गेटिंग अवे अनहार्म्ड? जब वो बच के निकल जाता है, वो ये फील करता है कि अब वो सुरक्षित नहीं है। सो इट लीव्स हिम वल्नरेबल। ठीक है, सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, वॉट डज मैकबेथ सी? क्या देखता है मैकबेथ वैन ही एंटर्स द बैंकट? जब वो बैंकट मतलब जो वहाँ दावत चल रही थी उसमें जब वो एंट्री करता है बैंकट में, तो वो क्या देखता है? सो देखता है बैंकों का भूत। उसे बैंकों का भूत वहाँ दिखाई देता है। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, द ब्लडी घोस्ट ऑफ बैंको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन मैकबेथ ऑड बिहेवियर? अब जब वो वहाँ पर बैंकों का भूत देखता है ना बैंकेट में, तो एक अजीब सा बिहेवियर करने लगता है, जैसे उसे डर, जब उसके चेहरे पे हॉरर वगैरह दिखने लग जाता है, डरने लगता है वो। तो हाउ डज लेडी मैकबेथ कैसे एक्सप्लेन करती है मैकबेथ के उस ऑड बिहेवियर को? तो पब्लिक को कहीं शक ना हो जाए कि मैकबेथ ने ही डंकन का मर्डर किया है, इसलिए वो पब्लिक से झूठ बोलती है। कहती है, सी सेज नॉट टू वरी बिकॉज ही इज़ हैड स्ट्रेंज विजन सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि उसे बचपन से ही ऐसे स्ट्रेंज विजन देखने की आदत है, मतलब उसको बीमारी बता देती है वो बचपन की। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, व्हाट डज हिकैट द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट प्लान फॉर मैकबेथ? हिकैट जो गॉडेस है विच क्राफ्ट की, जो 3 चुड़ैल हैं उनकी जो महारानी है हिकैट, वो क्या क्या प्लान करती है मैकबेथ के लिए? ठीक है, तो वो जो हिकैट है वो कहती है उनसे उसको ऐसे विजन दिखाए जाएं जो उसे ऐसा लगे कि वो सिक्योर है, उसे फाल्सली विजन दिखाए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, टू शो हिम विजन दैट विल फाल्सली मेक हिम फील सिक्योर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, वाई डज मैकडफ गो टू इंग्लैंड? मैकडफ इंग्लैंड क्यों जाता है? टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर एड इन फाइटिंग मैकबेथ। मैकबेथ से लड़ने के लिए वो किंग एडवर्ड की हेल्प लेने के लिए इंग्लैंड जाता है। सो आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, हाउ मैनी एप्रीसन्स डू द विचेस शो मैकबेथ? कितने दृश्य, है ना, एप्रीसन्स का मतलब होता है दृश्य, कितने दृश्य मैकबेथ को दिखाए जाते हैं विचेस के द्वारा? सो उसको 4 सीन दिखाए जाते हैं, 4 दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज मैकबेथ डू? व्हाट डज मैकबेथ डू व्हेन ही हियर्स मैकडफ हैज़ फ्लेड टू इंग्लैंड? जब वो ये सुनता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है, तो क्या करता है मैकबेथ? सो वो क्या करता है, ही ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ मैकडफ्स फैमिली, मतलब मैकडफ की फैमिली को मर्डर करने का ऑर्डर दे देता है, मरवा देता है वो उसकी फैमिली को। बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वाट डू मैकडफ वाइफ एंड सन आर्ग्यू अबाउट? क्या आर्ग्यू करते हैं? वेदर मैकडफ हैज़ बिट्रेड देम और नॉट, क्या मैकडफ ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था, सो तुमने हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? ठीक है, तो आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, What does Malcolm say to test Macduff लॉयल्टी टू स्कॉटलैंड? जो मालकॉम है वो मैकडफ की लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए उससे क्या बोलता है? तो वो ये बोलता है कि ही सेज, मतलब वो मैकबेथ से भी ज़्यादा एम्बिशियस है, वो ये बोलता है उसको। ठीक है, तो आपका पी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ही सेज ही इज़ मोर एम्बिशियस, ग्रीडी एंड ब्लड थ्रस्टी देन मैकबेथ, यानी कि ब्लड थ्रस्टी है, मैकबेथ से ज़्यादा एम्बिशियस है वो। ठीक है, तो आपका यहाँ हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, वॉट डज मैकडफ प्लान? मैकडफ क्या प्लान करता है व्हेन ही हियर्स व्हाट हैपन टू हिज फैमिली? जब मैकडफ ये सुनता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या, मतलब उसकी फैमिली का मर्डर करवा दिया है मैकबेथ ने, तो वो क्या प्लान करता है? सो ऑब्वियसली वो प्लान करता है रिवेंज ऑन मैकबेथ। भाई अपनी फैमिली को कोई मार देगा तो क्या करेगा आदमी, रिवेंज लेगा। तो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41, विच क्रिटिक्स सो क्लोपेट्रा एज थिंग and no wielder of power but rather that her devouring sexuality diminishes her power। सो ये कमेंट किया है एंटनी क्लोपेट्रा के ऊपर टी.एस. इलियट ने। बी यहाँ पे सही है आपका।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42. The first playhouse built by actors for actors on the south bank of the Thames of Southwark was. कौन सा था प्ले हाउस था जो एक्टर के लिए बनाया गया ऑन द साउथ बैंक पर, टेम्स के साउथ बैंक पर बनाया गया. सो द ग्लोब थिएटर बनाया गया. सो आपका ए यहाँ जो है करेक्ट हो जाएगा. एंड नेक्स्ट देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43. द ग्लोब ओपन इन ऑटम 1599. ठीक है, ऑटम में खुला 1599 में ओपन हो गया ग्लोब. विच प्ले वॉज द फर्स्ट टू बी स्टेज्ड हेयर. अब यहाँ कौन सा प्ले सबसे पहले परफॉर्म हुआ था, स्टेज्ड हुआ था. सो जूलियस सीजर स्टेज्ड फर्स्ट टाइम हेयर. बी इज राइट हेयर. क्वेश्चन नंबर देखिए 44. द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स कंपनी इंक्लूडेड द फेमस रिचर्ड बर्बेज, विलियम कैम्पे, हेनरी कंडल एंड ये जो एक्टर्स थे इनके अलावा और कौन था, जॉन हिमिंग्स. सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45. विच एक्टर प्लीज रोल सच एज टच स्टोन इन एज यू लाइक इट एंड द फूल इन किंग लियर. किस एक्टर ने टच स्टोन का रोल किया था एज यू लाइक इट में, फूल का, और फूल का किंग लियर में. सो ये रॉबर्ट आर्मिन थे. सो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46. विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड द रोल ऑफ सर्वेंट पीटर इन रोमियो एंड जूलियट एंड डॉगबेरी इन मच एडो अबाउट नथिंग. ठीक है, तो कौन से पॉपुलर कॉमिक करेक्टर ने मतलब पीरियड पीटर का रोल किया है रोमियो जूलियट में और डॉगबेरी का रोल किया है मच एडो अबाउट नथिंग में. तो एक कॉमिक करेक्टर रहे शेक्सपियर के, ये हैं विल कैम्पे. सो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47. फर्स्ट फोलियो ए कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर. कलेक्टेड एडिशन था. प्लीज कंटेंट 36 टेस्ट. हाउ मेनी ऑफ देम वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कितने प्रिंट हुए थे पहली बार में. सो 18 हुए थे. सो आपका डी यहाँ सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48. वर्ड्सवर्थ पोएम पीटर बेल फाइनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1819. है ना, पीटर बेल पब्लिश हुई थी 1819 में. इज़ डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड. ये उनके फ्रेंड को समर्पित है. सो रॉबर्ट सूथी को ये डेडिकेटेड है. सो ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर देखिए 49. विच पोएम प्रॉपर बिगिंस विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हार्ड हार्टेड सिनर impervious to the softens influence of nature who makes his living as an itinerant hawker और potter. सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीटर बेल. ए टेल इन वर्ड्स 1819 में आई है. सो ए इज राइट हियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50. वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय. वर्ड्सवर्थ अपनी राइटिंग में डीपली इन्फ्लुएंस थे एस.टी. कॉलरिज से, विलियम गॉडविन से, जीन जैक्स रूसो एंड इमैनुअल कैंट से. ऑल ऑफ दीज से. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51. विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एक्सिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉडविन. ठीक है, कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क एग्जिबिट करता है विलियम गॉडविन के इन्फ्लुएंस को. ठीक है, तो गिल एंड सोरो और द बॉर्डर्स. सो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा. दोनों ही विलियम वर्ड्सवर्थ को के वर्क प्रभावित हैं गॉडविन से. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52. द प्लॉट ऑफ विच वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाई ए मोर्बिड एंड मॉन्स्टर्स एक्सट्रावेजेंस ऑफ हॉरिबल इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है, सो द बॉर्डर्स आपका सही आंसर हो जाएगा. बॉर्डर्स. ए इज राइट हियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53. टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट एवरी ग्रेट पोइट इज ए टीचर. वर्ड्सवर्थ ने अपने एक फ्रेंड को लिखा था वर्ड्सवर्थ ने लिखा था अपने एक फ्रेंड को, एवरी ग्रेट पोइट इज ए टीचर. हर एक महान कवि एक टीचर होता है. आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर. मेरी इच्छा है कि मैं एक टीचर की तरह समझा जाऊं या एक टीचर के रूप में जाना जाऊं, और एज नथिंग, या फिर कुछ ना समझा जाऊं. तो ये लेटर उन्होंने किसे लिखा था, किसको ये लिखा था उन्होंने, सर जॉर्ज बियमंट को. सो आपका हो जाएगा डी करेक्ट. ओके.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54. The following lines are taken from "But he, though blind of sight, despised and thought extinguished quite, with inward eyes illuminated, his fairy virtue rose from under ashes into sudden flame." So these lines are taken from Samson Agonist. So D आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55. What is the name of mask written by Milton in honor of chastity and first presented on Macallim's on 29 September 1634 before John Egerton, Earl of Bridgewater, at Ludlow Castle in celebration of Earl's new post as President of Wales. So उस मास्क का नाम बताइए जब अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के फंक्शन में सेलिब्रेशन में ये लिखी थी उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने के लिए जब वो प्रेसिडेंट बने कहाँ के, वेल्स के, प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स. तो ये कॉमस है, कॉमस को उन्होंने लिखा था इस समय, जिसे प्रेजेंट किया गया था अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने 1634 में. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम बिफोर द स्टेरी थ्रेशोल्ड ऑफ जोब्स कोर्ट. My mansion is above the smoke and stir of this dim spot which men call earth. So the poem is Comus. So आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57. यहाँ भी कुछ लाइन्स यहाँ पे दे रखी हैं. देखिए द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम I did not err, there does a sable cloud turn forth her silver lining on the night and cast a gleam over this tufted grove. सो ये भी कॉमर्स की लाइन्स हैं, तो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी कुछ लाइन्स दे रखी हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 58. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, लाइन्स हैं यहाँ पर जो ली गई हैं. आई टुक इट फॉर ए फेरी विजन ऑफ सम गे क्रिएटर्स ऑफ द एलिमेंट दैट इन द कलर्स ऑफ द रेनबो लाइफ एंड प्ले प्लाइटेड क्लाउड्स. ठीक है. तो ये लाइन्स भी ली गई हैं कॉमर्स से ही. सो आपका बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59. यहाँ भी कुछ लाइन्स हैं, आपको लाइन्स अभी पढ़नी पड़ेंगी काफ़ी. ये लाइन्स दे रखी हैं. देखिए आपको बतानी है कौन सी वर्क से. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम सम से नो इवल थिंग्स दैट वॉक बाई नाइट in fog or fire by lake or moorish fan, blue meager hag or stubborn unlaid ghost that break his magic chains at curfew time, no goblin or swart fairy of the mind hath hurtful power over true virginity. ठीक है. तो ये लाइन्स भी कॉमर्स से ही हैं. सो आपका यहाँ ए वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60. इन विच प्ले गाल्सवर्दी renounces racial prejudice for just social treatment to all classes of people in society. सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा. लॉयल्टीज, लॉयल्टीज उनका वर्क आया 1922 में. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61. In which play Galsworthy desired to avoid the evils of unemployment and pleads for sympathy for waifs and the derelicts of society and so on. So आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर वॉक्स. सी इज राइट हियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62. In which of his book Galsworthy makes this observation, a good plot is that sure edifice which rise out of the interplay of circumstances on temperament and of temperament on circumstances within the enclosing atmosphere of idea. So the inn of tranquility. इससे ये लाइन्स ली गई हैं. सो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63.
अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 1 मेट्रिकल फुट, यानी कि एक लाइन कंसिस्ट करती है 1 मेट्रिकल फुट पर, तो उसको क्या कहा जाता है? मोनोमीटर। यानी 1 फुट की अगर कोई पोइटिक लाइन है तो उसको क्या बोला जाएगा? मोनोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। इटालियन स्टेंजा फ्रॉम कंपोज्ड ऑफ 8-11 syllable लाइन्स राइमिंग ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी सी सी, है ना, तो इसको बोलते हैं ऑटवा रिमा। तो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। इन आर्ट एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल एंड थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स। ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर में जो जो एनिमल्स हैं और जो वस्तुएं हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है, एज ए ह्यूमन फीलिंग उनमें दिखाई जाती है। उस टर्म को हम बोलते हैं उसको पैथेटिक फैल्सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 65। इन आर्ट एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल एंड थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स, यानी कि आर्ट और लिटरेचर के अंदर एनिमल और थिंग्स को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि ह्यूमन फीलिंग्स हों उनमें। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे? पैथेटिक फैल्सी, जिसे कॉइन किया था जॉन रस्किन ने इसे कॉइन किया था। ठीक है, तो आपका ये 65। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैल्सी? पैथेटिक फैल्सी को इन्वेंट किसने किया था? अभी मैंने बताया जॉन रस्किन ने, तो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। अ लाइन ऑफ 10 syllables और 5 feet each foot is composed on an unstressed syllable followed by stressed syllable। ठीक है, एक लाइन जो 10 syllable की है जिसमें 5 feet होते हैं, ईच फुट कैसा होता है? कंपोज किया जाता है एक अनस्ट्रेस लेवल में और एक स्ट्रेस लेवल में। ठीक है, फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, उसको कहते हैं आइम्बिक पेंटामीटर। तो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। अ लाइन ऑफ वर्स पोइट्री, एक पोइट्री की लाइन होती है दैट हैज़ ओनली 5 feet, जिसमें कितने फीट होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, 5 feet होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शंस ऑफ रिटोरिकल स्पीच, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रोलैप्सिस आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। अ लाइन ऑफ पोइटिक वर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 मेट्रिकल फीट, यानी एक पोइटिक लाइन जो कंसिस्ट करती है 4 मेट्रिकल फीट पे, जिसमें 4 feet होते हैं। ठीक है, कितने 4 feet होते हैं? 4। ऐसे 1 2 3 4 फुट हो गए, उसको क्या बोलेंगे? टेट्रामीटर। बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अ मीटर ऑफ 3 मेट्रिकल फीट पर लाइन, किसी पोइट्री की जो प्रत्येक लाइन होती है उसमें मेट्रिकल फीट कितने हैं? 3 हैं। 3 फुट दे रखे हैं, ऐसे 1 2 3, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राईमीटर, है ना। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा, ट्राईमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। A metrical foot consisting of one short or unstressed level followed by one long or stressed level। unstressed level फॉलोड किया जाता है वन stressed level से, लॉन्ग से, तो उसको कहते हैं आइम्बस। ठीक है, तो आपका ए यहाँ हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 73। इन इंग्लिश ऑटेमा रिमा फर्स्ट अपीयर्ड इन एलिजाबेथन ट्रांसलेशन ऑफ, तो इंग्लिश में ऑटेमा रिमा फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुई है किस एलिजाबेथन ट्रांसलेशन में? तो ये हुई है टैसो एंड एरिस्टो। तो आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग MCQ 74 से लेकर 90 तक आर फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी मच एडो अबाउट नथिंग। यहाँ मच एडो अबाउट नथिंग से कुछ MCQs यहाँ रखे गए हैं। सो चलिए देखिए। ऑन पेड्रोज नेम, सो उन्हें इग्नोर करने के लिए बोला जाता है। सो सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। हुज हाउस आर द पुलिस मैन टोल्ड टू बी पर्टिकुलरली विजिलेंट अराउंड, किसके आसपास
किसके घर पर पुलिसमैन को बोला जाता है विजिलेंट रहने को, यानी कि नज़र रखने के लिए बोला जाता है? सो लियोनार्डो के घर के आसपास। सो आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 76। Unaware the police are listening, who explain how Claudio and Don Pedro were tricked into thinking Hero was unfaithful। यानी पुलिस से अनअवेयर है, और कौन ये सब एक्सप्लेन करता है कि उसने कैसे क्लोडियो और डॉन पेड्रो को ट्रिक्ड किया हीरो को अनफेथफुल बताने में। ये सारी बातें कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बातों को कोई सुन रहा है। तो बोरेशियो, एक्चुअली बोरेसियो जो है, ये लोग दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। तो बोरेसियो और कॉन्ड्रेड ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यार अच्छा फंसा दिया क्लॉडियो को और डॉन पेड्रो को। तो लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जो पुलिसमैन कांस्टेबल है डॉगबेरी, ये इनको सुन रहा था। तो तब इनका जो प्लॉट था ये सारा सामने आ जाता है कि क्या क्या मतलब हीरो के खिलाफ कैसे साजिश की गई थी। सो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बोरेशियो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द स्टेटेड ऑफेंस फॉर विच द पुलिस अरेस्ट कॉन्ड्रेड एंड बोरेशियो? तो क्या ऑफेंस इन लोगों का था जिसके लिए पुलिस अरेस्ट करती है कॉन्ड्रेड और बोरेशियो को? सो आपने ऊपर सुना कि ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, बातें इनकी सुन ली जाती हैं पुलिस के द्वारा, तब पता चलता है कि इन्होंने इतना बड़ा लेचरी की है। सो आपका लेचरी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी है इज़ राइट ईयर। लेचरी के जुर्म में इनको पकड़ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, who argues affectionately with hero about what she should wear on her wedding today? तो कौन इसको अफेक्शनेटली आर्ग्यू करता है, उसकी तारीफ़ करता है? मार्गेट करती है हीरो की तारीफ़ उसकी शादी वाले दिन। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, ऑल्दो शी इज़ अनअवेयर ऑफ डॉन जॉन्स ट्रेचरी। हालांकि वो अनअवेयर थी उन दोनों की ट्रेचरी से, डॉन जॉन और की ट्रेचरी से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ हर वेडिंग, अपनी शादी की सुबह, हीरो एक्सपीरियंसेस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग। तो लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग जो सेंस है फोरबोर्डिंग का उसे फील होता है। जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ भी गलत होने वाला होता है या अच्छा होने वाला होता है तो हमें फील होता है। सो बस इसी तरीके का उसको कुछ फील हो रहा था। उसे फोरबोर्डिंग मतलब पूर्वाभास हुआ कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा है, जबकि उसे पता नहीं था कि उसके साथ वाकई में एक प्लॉटिंग की गई है इतनी मतलब ज़बरदस्त कि उसको अनफेथफुल साबित किया जाएगा शादी के अल्टर पर। और ये प्लॉटिंग किसने की थी? बोरेशियो, कॉन्ड्रेड ने और जॉन डॉन ने मिलके, डॉन जॉन। तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, फोरबोर्डिंग। फोरबोर्डिंग का मतलब होता है पूर्वाभास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, वाई इज बिट्राइस एनॉयड विद मार्गेरेट ऑन द मॉर्निंग ऑफ हीरोज वेडिंग? बिट्राइस क्यों एनॉयड हो रही थी हीरोज की शादी वाले दिन मार्गेट से? बिकॉज मार्गेट इज टीजिंग बिट्राइस, वो उसको टीज कर रही थी। सो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, who approaches Leonardo just as he is about to enter the church for Hero and Claudio wedding? कौन अप्रोच करता है लियानाटो को जब वो उसमें एंटरिंग करता है चर्च में शादी के लिए? हीरो एंड क्लोडियो की शादी होने जा रही थी तब। सो उनको करता है डॉगबेरी एंड वर्जिस। सो आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 82, हु डू डॉगबेरी एंड वर्जिस रिक्वेस्ट एज एन ऑडियंस वाइल दे इंटरोगेट देयर प्रिजनर्स? लियानाटो, डी यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, एट द चर्च हु आस्क क्लॉडियो इफ ही विशेज मैरी हीरो प्रॉम्प्टिंग क्लॉडियोज outraged outburst and accusations? सो फ्रायर फ्रांसिस, डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 84, आफ्टर हियरिंग द एक्यूजन्स अगेंस्ट हीरो एट द वेडिंग, आफ्टर हियरिंग द एक्यूजन्स अगेंस्ट हीरो एट द वेडिंग, व्हाट ऑब्जेक्ट डज लियोनार्डो रिक्वेस्ट? अ डैगर, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 85, आफ्टर क्लोडियो एक्यूजेज हीरो ऑफ promiscuity in front of everyone, what does hero do first? ठीक है, क्लोडियो जब उसे एक्यूज़ करता है, दोषा ऊपर लगाता है उस पर कुछ चरित्र होने का, तब सबसे पहले हीरो क्या करती है? फॉल्स अनकॉन्शियस, वो मूर्छित हो जाती है। तो बी यहाँ आपका सही हो जाएगा।
हु इमीडिएटली रियलाइज दैट डॉन जॉन इज द लाइकली कल्प्रिट बिहाइंड द प्लॉट टू स्लेंडर हीरो। किसको इमीडिएटली रियलाइज होता है कि डॉन जॉन सब इस जो भी ये प्लॉटिंग हुई थी हीरो के खिलाफ, उसके पीछे था बेनेडिक्ट। सो आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। आफ्टर क्लोडियोस जिल्ट हीरो एट द एल्टर व्हाट डज बिट्राइस आस्क बेनेडिक्ट टू डू। ठीक है, तो बेनेडिक्ट से क्या करने को कहती है बिट्राइस? क्लोडियो को वो किल करने को कहती है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। आफ्टर क्लोडियो जिल्ट हीरो हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज हिम टू ए ड्यूल। ठीक है, हीरो को जिल्ट करने के बाद कौन क्लॉडियो को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है? तो बेनेडिक्ट करता है बिट्राइस के कहने पर। ये यहाँ सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 89। आफ्टर द अबॉर्टेड वेडिंग व्हाट डू क्लॉडियो एंड डॉन पेड्रो आस्क बेनेडिक्ट टू डू द नेक्स्ट टाइम दे सी हिम? चीयर देम अप। ये यहाँ पर हो जाएगा सही आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 90। आफ्टर वॉरिशियो कन्फेसेस व्हाट डज लियोनार्डो ऑर्डर क्लॉडियो टू डू? राइट हीरो एपिटैफ। वो उसको हीरो का एपिटैफ लिखने को कहता है जब पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 91। डेस्पाइट बीइंग ए विटी एंड ब्रिलियंट कन्वर्सेशनलिस्ट बेनेडिक्ट bemoans his inability to पेंट राइट बिट्राइस ए सोनेट। आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 92। आफ्टर बोरेशियो कन्फेसेस who informs Beatrice and Benedict that the scheme against hero has been revealed? उर्सला उसको आके बताती है। सो ये यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। क्लॉडियो एपिटैफ इज ए पोएम सेलिब्रेटिंग हीरोज इनोसेंस। बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 94। आफ्टर क्लॉडियो लीव्स हीरो ग्रेव हु डज ही बिलीव ही इज गोइंग टू मैरी। तो वो लियोनार्डो की बेटी नैन्सी से शादी करने जा रहा था। लियोनार्डो नैन्सी बिट्राइस से। डी यहाँ पे सही हो जाएगा। What do hero Beatrice and the waiting woman wear to hide their identity at the second wedding? तो मास्क लगा के वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा लेती है। तो बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96। What does Beatrice do? Beatrice क्या करती है when Benedict first asks her in front of everyone if she loves him? She says no. ये यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 97। What happens to Don John at the end of the play? डॉन जॉन के साथ क्या होता है प्ले के अंत में? सो ही इज टेकन प्रिजन। वो जेल में डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 98। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेट इन मैसीना? कौन सा प्ले मैसीना में सेट है एंड सेंटर अराउंड टू रोमांटिक पेयरिंग दैट इमर्ज व्हेन ए ग्रुप ऑफ सोल्जर अराइव इन द town? The first between Claudio and the hero is nearly altered by accusation of the villain Don John. The second romance between Claudio's friend Benedict and hero's cousin Beatrice taken center stage as the play goes on, with both characters wit and banter providing much of the humor. So this play is मच एडो अबाउट नथिंग 1598 से लेके 1599 के बीच में लिखा गया। ये आपका यहाँ पे कहीं सही हो जाएगा। जो कि दो पेयर की कहानी है, दो रोमांटिक पेयर के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है, जिसमें कि हीरो एंड क्लोडियो एंड बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस। क्वेश्चन नंबर देखिए 99। फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वन। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस के बीच में। ठीक है, तो हैन का चिकन और चिक होता है यंग वन। हॉर्स का कॉल्ट, फिली एंड फॉल होता है। ठीक है, जैक का फॉल एंड जॉय, ये सारी सही हैं। लेपर्ड का वेल्प नहीं होता। सो आपका डी यहाँ पर मिसमैच्ड है। सो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100। फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। फाइंड आउट करना है आपको इनकरेक्ट मैच। सो लाइन का होता है वेल्प, पैंथर का जॉय नहीं होता, पिकॉक का चिक पीचिक, रैम का लैम। सो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा बी पैंथर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101। आई माई कार 3 वीक एगो। मैंने अपनी कार 3 सप्ताह पहले धोई थी। तो इसके ऑप्शन जो है देख लीजिए। इसके ऑप्शंस हैं वॉश्ड, वॉशिंग, वॉशिंग, सेल वॉश, विल वॉश। तो वॉश्ड हो जाएगा क्योंकि 3 एगो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो वॉश्ड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, है ना, डैश आउट। तो उसने इंसिस्ट किया जोनाथन ने बाहर जाने को। सो गोइंग यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 103। यहाँ पर कुछ एरर दे रखी है इसमें। क्वेश्चन 103। थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस देखिए क्वेश्चन नंबर 103। थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योर सेल्फ, ठीक है, लुक इन टू इट। तो आपका ये डी वाला पार्ट गलत है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104। दिस इज वन कंपनी who not sells its products but also give good after sales service, no error E। तो यहाँ पर जो एरर पार्ट है आपका ये है, दिस इज़ वन कंपनी। तो ए यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 105। एज कम्पेयर्ड विद लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो आपका लास्ट ईयर वाला है एरर पार्ट, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट एरर है। 106 वाला देखिए। इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द गेस्ट, नो एरर। तो यहाँ पर तो आपको समझ ही गए होगी, पहले पार्ट में ही एरर है। आई वॉज यू नहीं होता ना, आई वर यू होता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो आपका ए यहाँ सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और 107 देखिए। नाइदर द सैलरी नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर वर। यहाँ पर आपका ये सी पार्ट एरर गलत दे दिया है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ आपको मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है। TGT 11 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है नर्सरी सारे सही हैं, गलत वर्ड बिल्कुल दिख रहा है, कमेटी है यहाँ पर गलत वर्ड। तो बी हो जाएगा क्योंकि इसमें अगर डबल एम होता है ना, कमेटी में डबल एम होता है, COMMI, डबल टी होता है, डबल ई होता है, डबल एम होता है। तीनों चीज़ें डबल डबल होती हैं, तो यहाँ एम सिंगल दे रखा है, इसलिए ये गलत है। तो आपका कमेटी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 109। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट वाला बताना है अब यहाँ पे, ये एक में आया है। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड केवल यही है, डी वाला, हेवन। बाकी यहाँ पर जो हैं ये सारे गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 110। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ बतानी है। तो यहाँ पर पुसलैनियस दे रखा है ना। तो यहाँ सिर्फ ये वाला सही है आपका, पुसिल एनिमस। इसमें डबल एल होता है, आई और जो एस सिंगल है। इन सब में सिंगल एल दे रखा है, इसलिए ये सारे गलत हैं। डबल एल दे रखा है, ये डबल एल वाला सही है। पुसलैनियस का मतलब होता है कायर, हिंदी में पुसलैनियस कायर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111 से 115। तो ये तो यहाँ पर रीड करना है आपको पैसेज, और पैसेज को रीड केयरफुली करने के बाद आपको उसमें से आंसर्स देने हैं। तो ये आप अपने लॉजिक से देते हो, वहीं पर ऑन द स्पॉट सब कर लेते हैं। इसको सबसे लास्ट में एग्ज़ाम के अंदर करना, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको पहले पढ़ना पड़ता है, फिर इसको क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उसको हम करते हैं। तो ये 15 तक इसी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं, है ना। वहाँ तक ये 15 तक तो पैसेज के ही क्वेश्चन थे, तो ये तो आप पढ़ने के बाद पैसेज को देखोगे और अपने आप कर लोगे। 16 वाला देखिए 116। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एवव हैज़ बीन एज एन एडवर्ब। यानी कि इन जो सेंटेंस में नीचे जो दिए गए हैं, इनमें एवव को एज ए एडवर्ब किस में यूज़ किया गया है। तो द हेवंस आर एवव। तो आपका ये पहला वाला ही सही हो जाएगा, द हेवंस आर एवव। हेवंस कहाँ रहते हैं, एवव। तो यहाँ एवव एज ए एडवर्ब यूज किया गया है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 117। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट
हैज़ बीन एज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पर पूछा है कि जो अबाउट है, देखिए एक पार्ट ऑफ स्पीच के कई कई फंक्शन होते हैं, एक ही वर्ड कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। आप अबाउट को जैसे हम एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और मतलब प्रोनाउन, नाउन, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच में उसे बदला जा सकता है किसी वर्ड को। तो यहाँ पर अबाउट का पूछा है कि एडजेक्टिव की तरह ये कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो देखिए, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स अबाउट। तो यहाँ पर ये सी वाले में यहाँ एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर हैज़ बीन एज कंजक्शन। आफ्टर एज ए कंजक्शन कौन से सेंटेंस में यूज़ हुआ है? दे अराइव्ड सून आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, आफ्टर एज इज वी शैल सिंग हिज ग्लोरी, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। तो आफ्टर यहाँ पर कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ है, इससे क्या है, दोनों क्लोज को जोड़ रहा है, तो डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल हैज़ बीन एज प्रोनाउन। यहाँ पर ऑल कौन से सेंटेंस में एक प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है? सो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, ऑल स्पोक इन हिज फेवर। यहाँ पर एज ऑल एक प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर ए वाले में ऑल मैन आर मॉर्टल, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 120, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एनी हैज़ बीन एडवर्ब। एनी एक एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है इन सेंटेंसेस में, तो आपको फाइंड आउट करना कौन सा सेंटेंस में करना है, किया गया है। सो आर देयर एनी विटनेस, यहाँ नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ है ये। डज एनी ऑफ यू नोज, यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज़ है ना। और इज़ दैट एनी बेटर, तो यहाँ ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि ये यहाँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से 122। देखिए यहाँ वन वर्ड दे रखे हैं, वन वर्ड में जो इनकरेक्ट है उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो किलिंग ऑफ बी एपिसाइड, किलिंग ऑफ पेस्ट पेस्टिसाइड, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन फेलिसाइड, किलिंग ऑफ वन सिस्टर सोरोरिसाइड। तो सोरोरिसाइड तो होता है किलिंग ऑफ सिस्टर, बट यहाँ पे ना स्पेलिंग एरर है। ये वाला सोरोरिसाइड का मतलब होता है जादू टोना, तो आपका ये गलत हो जाएगा, मतलब आंसर आपका ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122, ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल। यानी कि ओल्ड एज में जब इंसान सठिया जाता है, कहने का मतलब वही है कि उसकी बुद्धि जब काम नहीं करती है बुढ़ापे में, तो उसको डॉट एज कहते हैं। तो डॉट एज सही है, प्रोनाउंसिएशन सही है, बट यहाँ भी स्पेलिंग एरर है, तो आपका यही गलत हो जाएगा। डॉट एज राइट वर्ड है, बट डबल टी दे रखा है ना, डबल टी नहीं होता डॉट एज में, उसमें सिंगल टी होता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी और देख लीजिए, वन हु बिलीव्स वन इन गॉड इज गॉड, वन इज़ गॉड। यानी कि जो अपने आप को ये समझने लगता है, उसको ये मैनिया हो जाता है कि वो भगवान है, तो कहीं ना कहीं उसको थियोमैनिया हो रहा है, तो आपका बी ये थियोमैनिया सही है। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, एक गॉड में जो विश्वास करे उसको मोनोथिस्ट कहते हैं, और जो कई भगवान में विश्वास करता है उसको पॉलीथीस्ट कहते हैं। ये स्पेलिंग एरर है, POLY होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 123 से 125, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। सो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर देखिए 123, दे डैश अ मैच इन द इवनिंग, वो लोग शाम को एक मैच खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, तो आपका विल प्ले हो जाएगा, दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी फ्यूचर से ही है। देखिए 124 का, आई डैश दिस प्लेस रेगुलरली, यानी कि मैं इस प्लेस पर रेगुलरली आता रहूँगा। तो ये यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हम आई के साथ सेल लगाते हैं, सेल बी का यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आई शैल बी विजिटिंग दिस प्लेस रेगुलरली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, आई डैश दिस एक्सरसाइज बाई 10 o'clock फिनिश, है ना। तो यहाँ ये मैं
इस एक्सरसाइज को 10 बजे तक कर चुका हूँगा। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का है, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव, शैल हैव का यूज़ करते हैं, तो आई के साथ हम शैल हैव यूज़ करेंगे तो आपका हो जाएगा सी वाला करेक्ट। आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क दिस एक्सरसाइज बाई 10 o'clock। ठीक है, मैं इस एक्सरसाइज को 10 बजे तक फिनिश कर चुका हूँगा। सो गाइज, ये थे हमारे 120 क्वेश्चन, हमने इस प्रैक्टिस सेट के कर लिए। इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस पेपर 23 बाय डॉक्टर रंजीत सिंह से कंप्लीट हो गया आज। इसके बाद हम देखिए मिलियन माइंड्स के कर लेंगे कुछ प्रैक्टिस सेट, और ऐसे ही ये सीरीज़ चलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।